नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। किसानों का ग्लोबल लाइव वेबिनार क्या लगाएगा नैया पार, आज इसी पर बातचीत करेंगे क्योंकि किसान आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। 94 दिन है आज किसान आंदोलन का। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इसी कड़ी में आज किसान युवा किसान दिवस भी मना रहे हैं। दूसरी ओर कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन ग्लोबल लाइव वेबिनार भी कर रहे हैं। ये वेबिनार दोपहर 2 बजे तक चलने वाला है। सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है। वेबिनार में 3 कृषि कानूनों का किसानों पर असर, इस विषय पर चर्चा लगातार हो रही है। इसमें दुनिया भर के किसान नेताओं और खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था। इस वेबिनार में भारतीय किसान संगठनों के नेता मौजूद लोगों के सवालों के जवाब ऑनलाइन देंगे, ये जानकारी दी गई थी। साथ ही किसान एकता मोर्चा ने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की पूरी जानकारी भी शेयर की थी। वेबिनार के लिए कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मेलबर्न और ब्रिटेन का समय भी शेयर किया गया था। बता दें, वेबिनार में आम लोग सवाल पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी जारी किया गया था। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन लगातार जारी है। आज भी सभी जगह आंदोलन, ऐसे में महापंचायतों का दौर भी जारी है। आज सभी जगह पर युवा किसान दिवस मनाया जाएगा। युवा किसान दिवस आज देश भर में मना रहे हैं, जिसमें सभी बॉर्डर पर जारी धरने के मंच युवा किसान आज संभालेंगे। किसानों ने 7 दिन तक अलग अलग दिवस मनाने का ऐलान भी किया है। तो किसानों का आंदोलन जारी है, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। 94वां दिन आज बताया जा रहा है। आज युवा किसान दिवस, यानी कि जहां भी जिस भी जगह पर किसान आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन जारी है, वहां पर आज युवा किसान नेता मंच संभालेंगे। तो युवाओं का ये दिन, जिसके चलते किसान आज युवा किसान दिवस मना रहे हैं। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और आज लाइव ग्लोबल वेबिनार। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जुड़ गए। सबसे पहले स्वागत है रामपाल जी आपका। सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आज आप लोगों की ओर से ग्लोबल लाइव वेबिनार जो किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि 9 बजे प्रस्तावित था कि शुरू हो जाएगा, तो क्या ये शुरू हो चुका है? कितने लोग इसमें हैं, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। फिलहाल क्या कुछ हो रहा है? हिमांशी जी, ये जो ग्लोबल वेबिनार है, ये विचार विमर्श का एक अच्छा मंच है। इस पर सभी लोग तीनों कानूनों के बारे में अपनी ओर से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जानकारी भी दे सकते हैं। इसलिए सबको जानकारी हो, आपस में विचार विमर्श हो, ये अच्छा काम है। जितना संवाद होगा, जितना मंथन होगा विचारों में, उतना ही अच्छा रहता है। इसलिए विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, विचार सबके होते हैं और सबके जो विचार होते हैं अलग अलग मत, तो अलग अलग मतों के मध्य में संवाद, वो संवाद से निष्कर्ष तक पहुँचना, ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी बात है। ऐसे चर्चा के विषय निरंतर होते रहे और ये भी ग्लोबल लेवल पर, तो जो भी कोई इस पर प्रश्न पूछ चाहेगा वो पूछेंगे। और ये जो 9 बजे का शुरू होने वाली थी, तो ये तो समय से ही शुरू होता है और समय से पूरा होगा। इसलिए इसके संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस विषय में ये अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है, सार्थक पहल है और पूरी दुनिया के सामने ये विषय रखा जाएगा। रामपाल जाट जी, क्या लगता है ग्लोबल वेबिनार लगा देगा नैया पार? क्योंकि किसान आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हिमांशी, ये काम तो सरकार के पाले में है। सरकार जब चाहेगी तभी आंदोलन पूरा होगा। अभी सरकार का मन लगता नहीं कि इस आंदोलन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाले। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि ग्लोबल वेबिनार नहीं भी हो, ये नैया पार नहीं भी लगावे, तो भी एक विचार मंथन में सरकार भी शामिल हो, सरकार भी अपनी बात कहे। और हम तो ये चाहेंगे, बिना वार्ता के भी सरकार इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। क्योंकि पहले भी 3 कानूनों के बारे में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि हम 1.5 वर्ष तक इसको स्थित रख सकते हैं, और ये भी संकेत दिया था इसको हम 1.5 वर्ष की अवधि को 2 वर्ष कर सकते हैं। तो ये तो विचार पूर्वक दिया ना सरकार ने। इसलिए कोई माने या नहीं माने, यदि सरकार स्वयं की ओर से
ऐसा कोई शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में देती है तो एक अच्छा संकेत जाएगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जो सरकार लगातार कर रही है और सरकार का जो सर्वोच्च पद पर विराजमान है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब, प्रधानमंत्री के नाते संसद में भी, संसद के बाहर भी ये कह चुके हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। तो हमारे इतनी तो बात है, छोटी सी बात है, ये जो रहेगा यथावत, उसके उसको वैधानिकता प्रदान कर दो। तो ठीक। वैधानिकता प्रदान करने में जब रहेगा ही तो क्या दिक्कत है। और इसके लिए भी किसी वार्ता की जरूरत नहीं है, किसी डायलॉग की जरूरत नहीं है। बिना डायलॉग के, बिना वार्ता के भी सरकार ये काम कर सकती है। तो ये दोनों काम कर दे तो किसान क्यों बैठे रहेंगे सड़क पे, अपने घर जाएंगे, अपना काम करेंगे, खेती करेंगे, घर बार देखेंगे। तो फिर ठीक है, लड़ाई क्यों करेंगे कमाई बिल्कुल। छोड़कर। ठीक है रामपाल जी, बीजेपी से हमारे साथ वेद सिंह जुड़ गए हैं। तो वेद सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, किसान भी यही बात कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। अब किसानों ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि सरकार की ओर से तो दिया नहीं जा रहा, इतने दिन हो गए हैं दिल्ली हिंसा के बाद कोई भी प्लेटफॉर्म बातचीत का। तो अब ये किसानों की ओर से लाइव वेबिनार, जिसमें आम जनता भी जुड़ सकती है और सरकार भी जुड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामपाल जी का भी, बहुत ही किसान नेता रामपाल जी का भी धन्यवाद करता हूं। और आज युवा किसान दिवस के की इनको बधाई देता हूं। आज मैं ये एक अच्छी पहल है, और इस पहल पे अगर ये पहल किए हैं तो निश्चित तौर पे जो है इस पे किए गए हैं, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो निश्चित विचार करेगी, और विचार करेगी, वार्ता होगा तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। होना वार्ता से ही है। अब इसमें कितनी क्या दिक्कतें आती है वो एक अलग चीजें है कि क्या क्या इसमें अच्छा और वो हो सकता है, कितना इजी हो सकता है वार्ता करना। लेकिन वार्ता के लिए ही ये बार बार हमेशा जो है सरकार भी कहती रही है, और ये जनता में भी सब सोचते हैं कि बिना वार्ता के कौन सा रिजल्ट आएगा। तो वार्ता होना बहुत जरूरी है, और जब तक दोनों बैठ करके दोनों लोग, सरकार और किसान, वार्ता नहीं करेगी तब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा है कि कोई न कोई आगे बढ़े और उस पे जो है इस पे चर्चा हो, इस पे बात बढ़े और ये आंदोलन खत्म हो, क्योंकि इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। हम किसान भाइयों का ही नुकसान हो रहा है। हम सब लगभग 80% किसान हैं देश में, तो कम से उमेद कम ये सिंह सभी जी, का लॉस। जी जी जी, किसानों की ओर से तो अच्छा कदम उठाया गया है, सरकार की ओर से क्या कुछ अच्छा कदम उठाया जाएगा या उठाया जा रहा है, ये बताइए। यार पूरी तरह से वचनबद्ध है हिमांशी जी। पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब, सभी लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं किसानों से, किसानों के साथ हैं, किसानों के हक में हैं, किसानों से वार्ता के लिए भी वो बार बार आगे आ रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं। और आज किसानों की तरफ से भी एक कदम उठे हैं। चलो ये अच्छी बात है, ये बहुत शुभ संकेत है, ये अच्छा है। और कोई भी चीजें बैठ करके निश्चित उसका हल निकलेगा। पहले भी बैठकों में बहुत सारी चीजों में कदम आगे बढ़े हैं दोनों तरफ से। इस पूरी तरह से ये कोई नहीं चाह रहा है, सरकार में कहीं कोई नहीं, किसी की इच्छा नहीं है कि ये आंदोलन आगे और लंबा बढ़े। इससे नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहे हैं किसान, परेशान हो रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनकी किसानी चौपट हो रही है। ये बहुत जरूरी है और ये ही सही तरीका है कि उसके लिए बैठ करके बात कर लें और इसका कोई हल निकाल लें। ठीक है रामपाल जी, सरकार ने स्वागत किया आपकी इस पहल का, सरकार कह रही है कि इससे हल जरूर निकलेगा। हिमांशु अरोड़ा, जी, ये सकारात्मक संकेत है और हम चाहेंगे ये बर्फ पिघलनी चाहिए, और बर्फ पिघलने के बाद में आपसी संवाद ये होना ही चाहिए। संवादहीनता किसी के लिए अच्छी नहीं है। और हमारे आंदोलन में भाग लेने वाले अनेक नेता कह चुके कि भाई हमारा कोई अड़ियापन नहीं है, कि आप इनमें संशोधन कर दो तो भी हम ठीक हो जाएंगे। तो संशोधन की बात को लेकर भी आगे बढ़ जाओ। और मुख्य बात, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून है वो बना दो। तो इस पर हल निकलने में कोई मुश्किल नहीं है। तो समाधान होना ही चाहिए। आंदोलन भी समाधान के लिए होते हैं, आंदोलन कोई अड़ियल पड़ने के लिए नहीं होते। इसलिए आंदोलन में जो समस्याएं उभर कर आई है उनका समाधान तो सरकार को ही करना है। अच्छा वो वार्ता से कर दे, नहीं वार्ता हो तो बिना वार्ता कर दे।
और अभी तो संसद है, इसलिए संसद में आप कानून बनाकर इसका और भी अच्छा समाधान कर सकते हो। इसलिए अभी सारा जो काम है वो सरकार के पक्ष में है, और उमेश सिंह जी ने जो कहा है भाजपा की ओर से, ये अच्छा संकेत है, उन्होंने इसका स्वागत किया है, ये बढ़िया बात है। इसलिए इस दिशा में ये जो कदम है, ये मैं सोचता हूँ सभी के लिए उपादेय रहेगा, अच्छा रहेगा। इस आशा के साथ हम सब इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है रामपाल जाट जी, फिलहाल इस वेबिनार में आप चर्चा करेंगे तीनों कृषि कानूनों के ऊपर और सबका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपकी मांग है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना, तो क्या लगता है अगर इन कानूनों पर चर्चा होगी, जो भी बात सामने आएगी, तो क्या आप अपनी इस बात से पीछे हटने को तैयार हैं कि कानून रद्द की बजाय संशोधित करके किसी प्रकार से हल निकला जाए? हिमांशी, ये पीछे हटना आगे बढ़ना ये अहंकार की भाषा है, और सत्याग्रह में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। समझ की बात होती है, समझना और समझना, समझना और समझाना, इसका स्थान होता है। इसलिए सत्याग्रह की भावना से समझना और समझाना ये एक अच्छी पहल होती है। तो समझने और समझाने की ओर हम बढ़े, किसी को झुकाने, किसी को झुकने देने, बिल्कुल ये रामपाल जी, अहंकार आप की भाषा एकदम है। ठीक कह रहे हैं कि किसी को भी झुकना झुकाने वाली बात नहीं है। सवाल यहाँ पर सिर्फ यही है क्योंकि 3 महीने से एक ही मांग लेकर बैठे थे किसान आंदोलन के दौरान कि कृषि कानून रद्द ही होने चाहिए, और सरकार इसी मांग पर बैठी थी कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, संशोधन के लिए हम तैयार हैं। हालांकि किसान आंदोलन का समाधान हो, हर कोई यही चाहता है, क्योंकि किसान भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अगर चर्चा में कोई ऐसी बात सामने आती है कि हाँ संशोधन के तहत कृषि कानूनों से फायदा किसानों को हो सकता है, तो क्या फिर आप संशोधन के लिए मान जाएंगे? इसलिए मैंने कहा हमारे आंदोलन की ओर से ये संकेत दिया गया है। एक नहीं, दो नेताओं के स्टेटमेंट आए हैं, पहले भी आए हैं और अभी लगातार कह रहे हैं। इसलिए हमने कहा ये कोई जिद की बात नहीं है, समझ की बात, समझ आ जाए। और अभी इन कानूनों का जो विरोध था मुख्य रूप से इसको लेकर है कि खेती का कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है इन तीनों कानूनों से। तो कॉर्पोरेटीकरण की दिशा यदि रुक जाए तो किसको आपत्ति है। इसलिए ये जो कॉन्टेक्चुअल बात है ये तो पहले भी किसानों में होती थी, तो ये लगातार कई वर्षों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। तो पहले से भी संविदा खेती गांव में होती आई है, बस उसका जो स्वरूप है वो संविदा होता था किसान और किसान के बीच में। ये ले आए स्पॉन्सर और फार्मर, तो स्पॉन्सर और फार्मर के बीच में संविदा, इसको लोग उचित नहीं मानते कि आप पैसे वालों को क्यों ला रहे हो भाई, और फिर आप पैसे वालों को ला भी रहे हो और कह रहे हो बीज वो देंगे, खाद वो देंगे, कीटनाशक वो देंगे, तकनीकी वो देंगे, आपको खेती कैसे करनी है ये भी वो बताएंगे, और पैदा होने के बाद में फिर वो चयन करें कि नहीं करेंगे ये अधिकारी उनका रहेगा। तो जब सब कुछ आपके अनुसार कर रहे हैं तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हम फिर गुणवत्ता के आधार पर ही फसल को खरीदेंगे? तो जो भी पैदा होगी धरती में से वो उनको खरीदनी चाहिए। तो ऐसी शर्तें ये स्पॉन्सर और फार्मर के बीच में हो सकती है, किसान और किसान के बीच में नहीं। जब किसान और किसान के बीच में संविदा होता है, समझौता होता है, खेती करते हैं, तो ये समस्या कभी आई ही नहीं। तो ये नया ढंग की जो समस्या है ये तो जो खेती के कॉर्पोरेटीकरण की दिशा है उसके कारण से है। इसलिए खेती का कॉर्पोरेटीकरण नहीं हो, फिर खेती यह हमारी संस्कृति है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से इंग्लैंड में पूछा गया था व्हाट इज योर कल्चर, तो उन्होंने तफाक से उत्तर दिया था माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। तो हमारी एग्री तो कल्चर है। इसी ढंग की बात जब WTO में AOA में बात चल रही थी, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर, तो भारत सरकार की ओर से जब गए थे अरुण जेटली साहब, तो उन्होंने भी ये कहा भाई ये हमारा कृषि उपज व्यापार का विषय नहीं है, कृषि उपज हमारी कल्चर है, हमारी जीवन पद्धति है। तो ये जो बात है ये सरकार को समझनी चाहिए कि ये जो कृषि की बात है इसको उन्नत कैसे किया जाए, इसमें निवेश के आधार पर उन्नति ये गलत दिशा है। निवेश करे तो निजी निवेश नहीं, सरकार निवेश करे ना, और निवेश की जरूरत होती है सिंचाई के लिए। तो ऐसे जो साधन उपलब्ध कराने वाली बात है ये सरकार करे। तो सरकार का जो धर्म है, लोक कल्याणकारी सरकार का धर्म है वो है
खेती के लिए अच्छी परिस्थितियां पैदा करना, खेती के लिए पानी होना, खेती के लिए ऊर्जा होना, तो ये जो काम है ये सरकार को करना चाहिए। और मैं ये भी ठीक है। कहना चाहूंगा, ये जो जी, बात पूरी कीजिए। हिमांशु भाई ये कह रहा था जी, जी। मैं ये कह रहा था हिमांशी, ये जो कॉर्पोरेटीकरण है, जैसे ही बीजों का कॉर्पोरेटीकरण हुआ, कीटनाशक का कॉर्पोरेटीकरण हुआ, तो आप बीजों की कीमत देखो। एक टमाटर का 1 किलो का बीज, 1 क्विंटल नहीं, 1 किलो के बीज के दाम है 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। अनेक बीज ऐसे हैं जिनका 1 किलो का दाम 1 लाख रुपए से कम नहीं है। और उनसे आप ये पूछे बीज तैयार करने वालों से कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, भाई वो तो बता दो, आपकी लागत कितनी आई, वो बताने को तैयार नहीं। इसलिए ये दुराब छिपाप हाइड एंड सीक और उसके द्वारा टेक्नोलॉजी के नाम पर लोगों को लूटने की छूट ये नहीं होनी चाहिए। और आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा हिमांशी, अभी बाजरा जिन किसानों ने बोया, उस बाजरे का बीज जो खरीदा 1 किलो के दाम दिए 350 से लेकर 550 रुपए तक। जब वही बाजरा किसान बाजार में बेचने गए तो उनको मिला 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए किलो। तो कहां 11, 12, 13 और कहां 350 से 550। तो ऐसे बाजार में क्या आपने खास कर दिया जो 11, 12 के बजाय आप उसको 350 से लेकर 550 तक बेचते हो। ये जो कॉर्पोरेटीकरण है, ये कॉर्पोरेटीकरण के दुष्परिणाम है। इसी ढंग से मैं एक बात कहना चाहूंगा, अमेरिका में जब ये खेती का कॉर्पोरेटीकरण हुआ, उसके पहले जितना पैसा उपभोक्ता की जेब से प्राप्त होता था उसमें से 40% मिलता था उत्पादक को, और एक कॉर्पोरेटीकरण के बाद में वो घटकर रह गया 15%, यानी 25% ये ले गई कॉर्पोरेट सेक्टर। इस कारण से कॉर्पोरेट सेक्टर जब भी आता है वो तो धन कमाने के लिए आते हैं, वो कोई चैरिटी के लिए आ रहे हैं क्या? चलिए, तो भाई ठीक चलो है। हम उद्धार करेंगे। इसलिए ये जो दिशा है, इनकी दिशा को सुधारने की जरूरत है। ये दिशा सुधर जाए किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए खेती जैसे पहले हमारी कल्चर थी वही कल्चर के रूप में रहे। खेती जैसे पहले हम करते थे उसी ढंग से हम खेती करें। उसमें जो इनपुट सरकार को देना है वो अपनी ओर से इनपुट दे, किसानों को मजबूत करे। इसकी जरूरत है, इसकी थोड़ी जरूरत है कि आप निवेश के नाम पर इसका कॉर्पोरेटीकरण करेंगे। इसलिए ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। चलिए, ठीक है। रामपाल जाट जी, उमेद सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। उमेद सिंह जी, आपने सुना रामपाल जाट जी को, तो किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, समझने समझाने से हल निकलेगा, इसके लिए कदम बढ़ाया गया है। सवाल मेरा आपसे भी वही रहेगा, जिस प्रकार से किसान अपनी बात पर रहे हैं, हालांकि उन्होंने अब कदम बढ़ाया है। किसान का ये साफ तौर पर कहना था कि ये कानून हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए इनको रद्द होना चाहिए। आपकी ओर से कहा जा रहा है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जो ये पहल की गई है किसानों की ओर से, अगर चर्चा होती है इस मुद्दे पर, तो फिर क्या सरकार मान जाएगी इन कानूनों को रद्द करने के लिए? देखिए, कानून रद्द करना और इन मांग पे अड़ा रहना एक अलग चीज है। ये अभी बहुत अच्छी बात लगी कि रामपाल जी ने इस चीज को स्वीकार किया कि ये किसी का मान अपमान की बात नहीं है। आज फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये वार्ता जब होती है तो उसकी कमियां उसको बार बार सरकार पूछ रही है किसानों से कि वो बताएं कि इसमें नुकसान क्या है। अगर वो उसको संतुष्ट करते हैं तो उसमें फेरबदल करने को तैयार हो सकते हैं, ये पहले भी कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि केवल रद्द किया जाए और किसी तरह से संतुष्ट। तो रामपाल जी ने जो अभी आपको बताया, क्या आप उनसे अभी संतुष्ट हैं? देखिए, अभी ये निश्चित है कि आप इस तरह से देखिए, जो किसानों के लिए ये उसी के लिए बिल लाया गया। रामपाल जी जो चीजें बताए वो निश्चित उसी से जुड़ी हुई है। जिस तरह किसानों के मूल बताए कि उनको रेट नहीं मिलता, किसानों का एक निश्चित करें कि एक ही रेट सबको मिले। वो उसमें दिक्कतें हैं कि जिसकी फसल खराब हो गई है, खराब फसल को तो कोई भी खरीद नहीं पाएगा और पहले भी नहीं पाता था, इसके लिए क्योंकि पहले एक विकल्प था। आज इसी के लिए दो विकल्प खोल दिया गया, ओपन मार्केट खोल दी गई। उसी सुविधा से रिलेटेड है, वो समझने की कोशिश करें केवल बस कि उनको लिए एक रास्ता निकला। दूसरा चीज कि अगर फसल खराब होती है तो इंश्योरेंस बीमा, किसान बीमा भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने शुरू किया है। जो अगर उससे लॉस होता है तो उसका बीमा मिलेगा। जो फसल तैयार होती है, फसल अच्छी,
उसका रेट मिलेगा मार्केट में, ओपन मार्केट में कंपटीशन होगा लेने वालों देने वालों की नहीं। अभी तक देने वालों की किसानों को, किसान परेशान होता था और लेने के लिए केवल एक आड़त खुलती थी सरकार की तरफ से और मजबूरी में वहीं देना पड़ता था, पैसे भी नहीं मिलता था, लोग लाइन लगा लगा करके बैठते थे, छोटे किसान वहां दे भी नहीं पाते थे क्योंकि इतना समय नहीं होता था और इतना उनके पास व्यवस्था सुविधा नहीं होती थी। तो आज वही सब के लिए ही पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। तालियां दोनों हाथ से बजती है। ये पूरी तरह से सोचना पड़ेगा किसान का और सरकार ने एक ही चीज किया कि किसानों के जरिए सरकार चुनी गई और उन्होंने इस चीज का वादा किया 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। और जो 2021 3 महीना या 2 महीना बीत चुका है लगभग, अभी आप ये देखिए कि इसका समय नेक्स्ट 10 महीने बचा है। तो अगली साल 2022 में कैसे होगा अगर हम किसी चीज को चेंज नहीं करेंगे। एक अच्छी सूझबूझ, एक अच्छी चीज लाए हैं और उस पर अमल करें, उस पर सहयोग करें, जो कमियां हो उसके बारे में बताएं। केवल एक कर दें वो गलत बात है। और आज स्वागत है, किसान नेता भी आज आगे बढ़े हैं और चर्चा के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा संकेत है और यही होना चाहिए। यही शुरू से कहा जा रहा है कि पूरी तरह से बैठक करें, वार्तालाप करें और एक एक पॉइंट को समझाएं और दोनों लोग बैठ करके जब समझने में एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे, सरकार बताएगी फायदे क्या क्या हैं, क्या सोच के किए हैं और किसान बताएं कि हमारा नुकसान क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए, तो समझ में आएगा, तब इसका हल निकलेगा। और केवल एक जिद पकड़ना वो अच्छी बात नहीं थी। अब मुझे लगता है एक अच्छा कदम उठ रहा है, एक अच्छा रिजल्ट आने का संकेत मिल रहा है और वही शुभकामना है मेरी कि इसका कोई हल निकले और एक अच्छा रिजल्ट आए जिसके लिए किसान भी पूरी तरह से खुशहाल हो और सरकार भी अपने किए हुए वादे पर किसानों की आय दूनी करने पे वो भी जो है सफल हो। रामपाल जी, 10 महीने में अगर नए कृषि कानून आ जाते हैं, लागू हो जाते हैं, तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तक का ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है जिसके तहत ये कानून लाए गए। क्या लगता है आपको, विश्वास है इस बात पर कि हो जाएगी इन कानूनों से? हिमांशी अरोड़ा, इसके लिए हमको पीछे की पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी और मैं 2 उदाहरण देता हूं पीछे की पृष्ठभूमि की। पहला, जो बजट में घोषणा की गई थी कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी 2022 तक, ये घोषणा हुई, उसके बाद में किसानों की आय घटी 1.4% तक। इसका अर्थ है कि सरकार ने उस ढंग के कदम नहीं उठाए जिनसे किसान की आय बढ़ती हो। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये शुरू की गई और इस शुरू करने के बाद में जो दृश्य उभर के आया वो एक नया समीकरण बन गया, तंत्र सरकार का और पैसा किसानों का, लाभ कंपनियों का। तो इसमें कंपनियां मालामाल हुई, किसान के घर से जिसका प्रीमियम गया, फसल खराब होने पर भी उसे कुछ मिला नहीं। इसलिए ये जो पहले के घाव हैं, इन घावों को सही से मरहम लगाने की जरूरत होती है। इसलिए पहले जो आपने घोषणाएं की, उन घोषणाओं की जब पूर्ति नहीं हुई तो लोगों में अविश्वास बढ़ा। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर जो योजना लाई गई उसने किसानों को उस मात्रा में लाभ नहीं दिया जिस मात्रा में सरकार की ओर से दावे किए गए और ये कहा गया कि ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाई जा रही है। इतना ही नहीं, जब पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने भारत सरकार से 2 साल पहले संवाद हुआ, मैं भी उसमें था और वहां ये सहमति हुई कि भाई ये जो है ना स्वैच्छिक रहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सरकार ने भी घोषणा की ये स्वैच्छिक रहेगी और उसके बाद में जो सरकार ने इसके संबंध में परिपत्र जारी किए उसमें क्या लिखा, जो किसान चाहेगा कि मैं इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता वो लिख कर दे दे। मतलब नेगेटिव अप्रोच, इसकी जरूरत नहीं होती। कहना यह चाहिए था जो भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एंटर होना चाहे वो अपना आवेदन कर दे, उसकी बजाय उल्टा आवेदन करा रहे हैं कि भाई ये अनिवार्य तो रहेगी लेकिन जो इस अनिवार्यता से हटना चाहे वो हट जाए। ये उल्टा काम क्यों कर रहे हैं भाई? इसलिए इससे अविश्वास होता है। तो हमने शुरू से कहा
आप इसको स्वैच्छिक रखो। इसके मापदंड जो आपके ठीक है, मुआवजा देने के, क्षतिपूर्ति देने के, उसके ठीक लिए है। ग्राम स्तर की 5 आदमियों की कमेटी बनाओ और खेत करो को इकाई तो प्रीमियम आधार से बनाओ बीमा योजना। लेकिन इनका नहीं, हम तो एक क्षेत्र के लिए बनाएंगे। एक क्षेत्र में 10 किसानों का नुकसान हो गया और 5 का नुकसान नहीं हुआ तो वो कहते हैं नहीं हम किसी को भी नहीं देंगे। ये जो तरीका है ये न्याय संगत तरीका नहीं है। इसको भी सरकार सुनने को तैयार नहीं और ये आज तक सुनी नहीं गई। इसी ढंग से एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, इसी सरकार के समय में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना ये लाई गई और कहा गया ये किसानों के लिए अम्ब्रेला स्कीम है और कहा गया ये किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच के कारण से किसानों की आय बढ़ेगी। हुआ क्या? प्रावधान किया गया तिलहन और दलहन की जितनी भी उपजें उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा नहीं होगी। यानी 75% दलहन और तिलहन की उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि से एक ही झटके से बाहर कर दिया। उन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन घोषित कर दिया। तो एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और 2018 से आपने 75% उपजों के लिए, 75% उत्पादों के लिए तिलहन और दलहन के क्षेत्र में आपने एमएसपी खत्म कर दी। तो ये जो आप काम करते हो, कहते क्या हो, करते क्या हो, ठीक है तो रामपाल जी। कथनी और करनी का अंतर। ठीक है, समय का अभाव है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में ग्लोबल वेबिनार लगा पाएगा नैया पार, इसी पर हमने चर्चा की। हालांकि सरकार की ओर से स्वागत इसका किया गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।